पहली कहानी कानपुर की है। ये बात 2016 की है। कानपुर में एक थाना है नौबस्ता। एक दिन नौबस्ता थाने में एक अजीब सी कॉल आई। कॉल करने वाली लड़की ने सीधा कह दिया कि उसने अपने सौतेले पिता की हत्या कर दी है और वो अपने प्रेमी के साथ पुल पर खड़ी है, खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए। पुलिस वाले पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर देर किए बिना तुरंत जीप निकाली और बताए हुए पुल पर पहुंचे। वहां एक लड़की और एक लड़का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने चुपचाप अपने गुनाह कबूल किए और पुलिस उन्हें साथ लेकर निकल गई। लड़की ने बताया कि वह राजीव विहार में रहती है। जब पुलिस उसकी बताई जगह पहुंची तो सामने का मंजर बहुत ही डरावना था। घर के आंगन में एक अधेड़ उम्र का आदमी खून से लथपथ पड़ा था। पास में खून सना सिल और गैस सिलेंडर रखा था। देखकर ही समझ में आ गया कि हत्या कितनी बेरहमी से की गई थी। थोड़ी देर बाद सीओ साहब भी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। सबने मिलकर सबूत जुटाए, खून की मिट्टी, हथियार वगैरह। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस को पता चला कि मरा हुआ आदमी जगदीश गौतम हमीरपुर के रमेड़ी तरौस गांव का रहने वाला था। तो पुलिस ने उसके घर वालों को भी खबर दी। सारा काम खत्म करके पुलिस दोनों को थाने ले आई और पूछताछ शुरू हुई। थाने में सबके सामने लड़की ने फिर से माना कि हत्या उसी ने की है। इसके बाद मृतक के पिता की ओर से हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। लड़की के बयान के अनुसार जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। हमीरपुर जनपद का एक गांव है रमेड़ी तरौस, जो हमीरपुर कोतवाली के अंतर्गत आता है। इसी गांव में जगदीश गौतम अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी रामवती के अलावा 4 बेटे थे। वह पिता के साथ खेती किसानी करता था। उसी की आमदनी से परिवार का भरण पोषण होता था। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे और घर का खर्च भी बढ़ गया। ऐसे में जगदीश ने मजदूरों का एक ग्रुप बनाया और ठेके पर लोगों को काम पर लगाने लगा। इससे उसकी कमाई ठीक ठाक होने लगी। कमाई बढ़ी तो जगदीश को शराब की लत लग गई। जब उसकी बीवी और बच्चे उसे शराब पीने से रोकते तो वो उनके साथ झगड़ा और मारपीट करने लगता। ये सब देखकर तंग आकर उसके 2 बेटे दिल्ली चले गए और बाकी के बच्चे दादा रामपाल के पास रहने लगे। परिवार बिखर गया, बच्चे अलग हो गए, लेकिन जगदीश में कोई बदलाव नहीं आया। जब रामवती उसे शराब पीने से रोकती तो वो उसके ऊपर जैसे कहर बनकर टूट पड़ता। घर में रोज का झगड़ा बढ़ता गया। माहौल बहुत खराब हो गया। रामवती दिन ब दिन चिंता में घुलने लगी और धीरे धीरे बीमार रहने लगी। लेकिन जगदीश ने न उसकी सेहत की परवाह की, न ढंग से इलाज कराया। 1 साल तक बीमारी से लड़ती रही रामवती, लेकिन आखिरकार वो हार गई और उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद जगदीश तन्हा हो गया। उसका साथ न तो माता पिता दे रहे थे और न बेटे। वह दिन भर मजदूरों के साथ काम पर रहता और रात को घर लौटता तो खुद ही खाना बनाता। ऐसे में उसे पत्नी की कमी बहुत खलती। औरत सुख से वंचित जगदीश की नजर किसी दिन किशना उर्फ किशनिया पर पड़ी। उसके पति सुमेर की मौत हो चुकी थी। जगदीश की तरह किशनिया भी तन्हा जिंदगी जी रही थी। उसका घर जगदीश के घर से कुछ ही दूरी पर था। उसे एक बेटा और 2 बेटियां थीं। मेहनत मजदूरी करके वह तीनों बच्चों को पाल रही थी। जगदीश ने उसके घर आना जाना शुरू किया तो दोनों ओर से आकर्षण ही नहीं बढ़ने लगा, बल्कि वे एक दूसरे को मन ही मन चाहने भी लगे। लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर एक दिन जब जगदीश से रहा नहीं गया तो उसने अपने मन की बात किशनिया से कह दी। दोनों की जिंदगी में अकेलापन था। एक ने अपना पति खोया था, दूसरे ने पत्नी। किशनिया ने थोड़ी देर सोचने के बाद साथ रहने की बात मानी, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि जगदीश उसे और उसके बच्चों को सबके सामने अपनाए। जगदीश को यह शर्त मंजूर थी। फिर जगदीश ने गांव की पंचायत बुलवाई। ग्राम प्रधान और पंचों की मौजूदगी में उसने किशनिया और उसके तीनों बच्चों को अपना लिया। लेकिन उसका यह फैसला उसके माँ बाप और बेटों को मंजूर नहीं था। उन्होंने इस रिश्ते को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। किशनिया की बड़ी बेटी का नाम वंदना था। जगदीश किशनिया तथा उसके बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहा था। समय बीतता गया। जगदीश उसके सभी बच्चों को प्यार करता था, लेकिन वंदना पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहता था। वह जिस चीज की जिद करती जगदीश उसे पूरी करता। लगभग 3 सालों तक जगदीश किशनिया के शारीरिक आकर्षण में बंधा रहा, लेकिन उसके बाद उसका मन उससे उचटने लगा। जगदीश की बुरी नजर उसके वंदना पर जमने लगी थी। जगदीश के मन में वंदना को लेकर गंदी सोच घर करने लगी थी। वो प्यार दुलार के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता, कभी कभी हदें भी पार कर जाता। और जब वंदना नाराज होती तो उसे बहला फुसलाकर मना लेता। वक्त के साथ उसकी नीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। जगदीश ने वंदना को शहर ले जाने की योजना बनाई। उसने पढ़ाई का बहाना बनाया और किशनिया को समझा बुझाकर राजी कर लिया। किशनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जगदीश के मन में कुछ और ही चल रहा है। उसी वक्त किशनिया को हमीरपुर में कांशीराम योजना के तहत एक कॉलोनी में घर मिला था, जो अब तक खाली था। जगदीश ने किशनिया और बाकी बच्चों को वहीं शिफ्ट कर दिया और वंदना को लेकर कानपुर आ गया। कानपुर में उसने किदवई नगर के नटवन टोला में 2 कमरे का मकान किराए पर लिया और वंदना के साथ वहीं रहने लगा। शहर के माहौल में वंदना धीरे धीरे रमने लगी। उसे लगने लगा कि उसका सौतेला बाप वाकई उसका भला चाहता है।
उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ रहने वाले इंसान के इरादे किस तरफ मुड़ चुके हैं। एक रात वंदना अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी चारपाई पर आकर लेट गया है। नींद में गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन अंधेरे की वजह से वो ठीक से पहचान नहीं पाई। जब वो शख्स उसे छूने लगा तो वंदना घबरा गई। जैसे ही उसने विरोध किया, उस आदमी ने धमकाया कि चुपचाप लेटी रहे वरना जान से जाएगी। आवाज सुनते ही वंदना समझ गई कि ये और कोई नहीं, उसका सौतेला बाप जगदीश है। वंदना ने होशियारी से काम लिया और झूठ बोलकर कहा कि वो गलत कमरे में आ गया है। ये सुनकर जगदीश झेंपता हुआ उठकर बाहर चला गया। उस रात तो वंदना बच गई, लेकिन अब उसे हर वक्त डर सताने लगा कि अगली बार क्या होगा। 5-6 दिन बीते ही थे कि एक रात फिर वही हुआ। वंदना की नींद किसी की हरकतों से टूट गई। अंधेरा तो रोज जैसा ही था, लेकिन वो पहचान चुकी थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। इस बार जगदीश ने सारी हदें पार कर दी। वंदना ने रिश्ते की दुहाई दी, हाथ जोड़े, लेकिन जगदीश की नीयत में जरा भी फर्क नहीं आया। वह इंसान से हैवान बन चुका था। उस रात वंदना का सब कुछ लुट गया। घटना के बाद भी वंदना को चैन नहीं मिला। जगदीश उसे धमकाता रहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो न सिर्फ उसे, बल्कि उसकी मां, बहन और भाई को भी मार देगा। डरी सहमी वंदना चुप रह गई। लेकिन अब तो जैसे जगदीश को कोई डर ही नहीं रहा था। जब भी उसका मन होता, वो वंदना को अपनी हवस का शिकार बना डालता। इसी दौरान वंदना की पहचान रोहित से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे में दिलचस्पी हो गई। रोहित उसी मोहल्ले में रहता था और पास की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन खुद पर ही खर्च करता था, इसलिए उसका रहन सहन ठीक ठाक था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। बातचीत से नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब रोहित ने अपने दिल की बात कही तो वंदना बहुत टूट गई। उसने अपने साथ हुई सारी जबरदस्ती और सौतेले बाप की हैवानियत के बारे में बता दिया। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब किसी अच्छे रिश्ते के लायक नहीं। वंदना को डर था कि उसका अतीत किसी भी रिश्ते की बुनियाद को हिला सकता है, लेकिन रोहित ने उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसका दर्द सुनकर उसका प्यार और भी गहरा हो गया। उसने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो, वो वंदना का साथ नहीं छोड़ेगा। जब जगदीश को रोहित और वंदना की नजदीकियों के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आकर पहले रोहित की जमकर पिटाई की और फिर वंदना पर सख्ती बढ़ा दी। उसने उस मोहल्ले से भी मकान खाली कर दिया और चंदीपुरवा में दूसरा मकान ले लिया, ताकि वंदना की रोहित से मुलाकातें बंद हो जाएं। लेकिन रोहित वहां भी पीछे नहीं हटा। वो किसी न किसी बहाने वंदना से मिलने पहुंच ही जाता। फिर जनवरी 2016 में जगदीश ने राजीव विहार नौबस्ता में एक और मकान किराए पर ले लिया और वहीं वंदना को रख लिया। शुरुआत के 2-3 महीने सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में रोहित वहां भी मिलने आने लगा। जब यह बात फिर से जगदीश को पता चली तो उसने वंदना को खूब सुनाया और रोहित से लड़ाई कर ली। मारपीट अब रोज की बात हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि रोहित और वंदना ने तय कर लिया कि अब और नहीं सहेंगे, और फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया। 25 जुलाई 2016 की सुबह करीब 10 बजे वंदना ने रोहित को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर जगदीश के सामने शादी की बात रखी। जगदीश ने पहली नजर में बात तो मान ली, लेकिन साथ रहने की एक अजीब शर्त रख दी। दोनों जगदीश की हरकतों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उसकी शर्त मानने से इनकार कर दिया। उनके इनकार करते ही जगदीश भड़क गया। वह रोहित को पीटने लगा। हालात इतने बिगड़े कि वंदना से सहन नहीं हुआ। उसने पास रखी सिल उठाकर सीधे जगदीश के सिर पर दे मारी। जगदीश गिर पड़ा, लेकिन वंदना ने वहीं नहीं रोका। उसने कई बार सिल से उस पर वार किए। इधर रोहित भी बुरी तरह गुस्से में आ चुका था। उसने रसोई से गैस सिलेंडर उठाया और जगदीश के सिर पर 2 बार दे मारा। इतने जोर के वार हुए कि जगदीश का सिर फट गया और कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों कुछ देर शांत बैठे, फिर दरवाजा बंद करके घर से निकल गए। मोहल्ले में लोगों ने उन्हें जाते हुए जरूर देखा, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। करीब 5 घंटे तक दोनों इधर उधर घूमते रहे, सोचते रहे कि अब क्या करें। आखिर में वंदना ने खुद रोहित के फोन से पुलिस को कॉल कर दिया और सारा सच बता दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 24 जुलाई 2016 को नौबस्ता थाने की पुलिस ने रोहित और वंदना दोनों को कानपुर की कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के बाद रोहित को सीधे जिला जेल भेज दिया गया। वहीं वंदना की उम्र कम होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया, क्योंकि कानून के मुताबिक नाबालिग होने पर सजा अलग तरीके से दी जाती है।